नमस्कार। अंबेडकर साहब संविधान सभा में बंगाल से क्यों गए? अभी हाल में ही एक टीवी डिबेट में ये सवाल पूछा गया और आप जानते हैं कि टूल किट चलता है तो फिर क्या टीवी डिबेट, क्या व्हाट्सएप, क्या फेसबुक, क्या ट्विटर, एक जैसे सवाल, एक जैसे झूठ, एक जैसी चीजों का अंबार लग जाता है। हालांकि ये झूठ नहीं है, ये सच है कि बाबा साहब अंबेडकर जो है संविधान सभा में सबसे पहले बंगाल से ही चुनकर गए थे। झूठ वो कारण है जो उसके तह में बताए जा रहे हैं। झूठ और गलत वो मंशा है जिससे इस बात को कोट किया जा रहा है। तो आज थोड़ी सी बात इसी पर, लेकिन इसके पहले एक अच्छी खबर दे दूं आपको। हमने जिस वेबसाइट की बात की थी, क्रेडिबल हिस्ट्री, thecredible history.com, वो बहुत जल्द आपके बीच आ रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पर हम उस वेबसाइट को लॉन्च कर दें। तो इस चैनल के साथ साथ वो वेबसाइट भी होगी इतिहास का सच बताने के लिए और इतिहास के झूठ से पर्दा उठाने के लिए। तो चलिए आज बात शुरू करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या था। मैंने आज बात करने के लिए दो किताबें चुनी। जिन किताबों के माध्यम से मैं ये बात करूंगा, दोनों जो हैं डॉक्टर अंबेडकर की जीवनियां हैं। पहली जो जीवनी है वो थोड़ी पुरानी है, धनंजय कीर की जीवनी है। ये मुझे हिंदी में नहीं मिली, अंग्रेजी में मुझे मिली। और ये आपको archive.org पर आराम से लीगली उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी किताब जो अभी हाल में ही राजकमल प्रकाशन से छपकर आई है हिंदी में, मुझे लगता है 1 साल हुआ इसको छपे हुए, और बेहद प्रतिष्ठित जीवनी मानी जाती है डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर क्रिस्टोफ, डॉक्टर मुझे नहीं पता, क्रिस्टोफ जैफरले की। तो ये दो जीवनियां मैंने चुनी हैं। ये दोनों जीवनियां अंबेडकरवादी लोगों की हैं। क्रिस्टोफ जैफरले की जीवनी को बहुत प्रतिष्ठा मिली, अंग्रेजी में खूब पढ़ी गई, हिंदी में अनुवाद हुई। मेरे मित्र योगेंद्र दत्त ने इसका अनुवाद किया था और खूब हिंदी में भी पढ़ी जा रही है। तो इन दो जीवनियों के सहारे मैं आज बताऊंगा कि संविधान सभा में बाबा साहब के जाने का पूरा किस्सा क्या था और कैसे कैसे हुआ। साथ में जो वीडियो की डिटेल्स होती है ना, उन डिटेल्स में आप जाएंगे तो ये सारा कुछ मैंने टाइप करके भी डाल दिया है, पेज नंबर सहित डाल दिया है। आप आराम से उन किताबों के सहारे पढ़ सकते हैं। असल में जैसे जैसे आजादी नजदीक आने लगी, कांग्रेस की सबसे बड़ी मांग थी कि संविधान सभा हमें खुद बनाने का अधिकार दिया जाए। आप जानते हैं 1940s में जब द्वितीय विश्व युद्ध की आहट आई और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने शुरू में तो यह कहा कि हिटलर जैसे फासिस्ट के खिलाफ, जिसने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया है, जो एलाइड आर्मी है, एलाइड सेना जो है, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इनकी सेना का की जो लड़ाई है उसमें हिटलर का साथ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एक सवाल भी उठाया, ये सवाल उठाया, नेहरू ने उठाया और लोगों ने उठाया कि आप एक तरफ तो दावा कर रहे हैं कि आप जर्मनी के फांसीवाद से, इटली के फांसीवाद से, जापान के फांसीवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका जो फांसीवाद है, आपका जो साम्राज्यवाद है, यानी हिंदुस्तान जैसे देश को जो आपने गुलाम बना के रखा हुआ है, उस पर आप कोई स्टेप उठाने को तैयार नहीं है। तो आपकी लड़ाई को सही हम तभी मान सकते हैं या आपके समर्थन में हम तभी खड़े हो सकते हैं जब आप हमसे यह वादा करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज्य भारत को प्रदान किया जाएगा, पूरी आजादी प्रदान की जाएगी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपका फांसीवाद के खिलाफ साथ देते हैं, लेकिन आप वादा कीजिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो आप हमारे देश को आजाद करके यहां से चले जाएंगे। आप जानते हैं क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, लेकिन कुल मिला जुलाकर अंग्रेज इस बात पर राजी नहीं हुए। और जब राजी नहीं हुए तो कांग्रेस ने इसको साम्राज्यवादी लड़ाई कहा। वो कहा कि एक तरफ हिटलर जो है वो भी साम्राज्यवादी है, दूसरी तरफ आप भी साम्राज्यवादी हैं, तो हम न हिटलर का साथ देंगे ना आपका साथ देंगे, हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसके चलते कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को आप जानते हैं गिरफ्तार कर लिया गया था, लंबे समय तक गिरफ्तार करके रखा गया था। ये मैंने बेस बताया।
लेकिन धीरे धीरे सबके समझ में यह आ गया था कि अंग्रेज चाहे जितनी भी जिद कर ले, लेकिन उनको जाना तो पड़ेगा। और अंततः आप जानते हैं जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने दुनिया भर की सबसे सारी जो पार्टियां थी उसमें बातें की। यहीं पर हुआ ये कि कैबिनेट मिशन ने डॉक्टर अंबेडकर की जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी उसकी जगह पर कांग्रेस के जो दलित प्रतिनिधि थे जगजीवन राम, उनसे बातचीत की, उनको बातचीत करने के लिए बुलाया। बाबा साहब इससे बहुत नाराज भी हुए, दुखी भी हुए। जाफरलो लिखते हैं कि अंग्रेजों के साथ घनिष्ठ सहयोग से उन्हें अपने उद्देश्यों को साकार करने में मदद नहीं मिली, हालांकि अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए उल्लेखनीय रियायतें पाने में सफल रहे। आप जानते हैं कि 1942 या 40s का जो पूरा दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसमें बाबा साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी में अंग्रेजों के बने रहे, अंग्रेजों के साथ बने रहे, उसके पहले भी। और ये साथ बने रहने का इकलौता उद्देश्य उनका ये था कि जो दलित जातियां हैं, जो अस्पृश्य हैं, उनके लिए विशेष अधिकार वो हासिल कर सके। वो जानते थे कि बाहर रहकर ये अधिकार शायद हासिल ना कर पाए। तो लेबर लॉज और बाकी सारी चीजों में उन्होंने कुछ रियायतें तो जरूर हासिल की, लेकिन जेफरलो बताते हैं कि जो उनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उसका आधार बहुत सिमट चुका था, इसलिए कैबिनेट मिशन ने उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। बाबा साहब की उस समय जो नाराजगी है वो साफ दिखाई देती है। वो इंग्लैंड भी गए, वहां पर ढेरों जो महत्वपूर्ण लोग थे उनसे मुलाकात की, सबने आश्वासन दिए, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो इंडिया लौट आए। ऐसे माहौल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1945 में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। बल्कि अगर ये कहें कि एकदम सफलता नहीं मिली थी तो ये भी कोई गलत बात नहीं। इसलिए महाराष्ट्र जो उस समय बॉम्बे असेंबली हुआ करती थी, बॉम्बे असेंबली में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो जब संविधान सभा बनने की बात हुई तो संविधान सभा कोई आम चुनाव से नहीं बनी थी। संविधान सभा में इन्हीं विधानसभाओं में जो प्रतिनिधि थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्य चुनकर भेजे थे। आप ऐसे समझिए जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव होता है, जिसमें आप जानते हैं कि चुने हुए जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा का प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। तो जेफरलो बताते हैं और कीर भी इस बात की ताकीद करते हैं कि बॉम्बे के विधानसभा में अंबेडकर के पास कोई ऐसा नहीं था जो उनको चुनकर संविधान सभा में भेजता। कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था तो कांग्रेस ने अपने लोगों को चुनकर भेजा। अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने आखिर बाबा साहब को क्यों नहीं भेजा, वो मुझे जरा जवाब दे दें कि क्या आज अगर भारतीय जनता पार्टी के का बहुमत है तमाम राज्यों में, तो उसने एक भी ऐसे आदमी को कभी चुनकर भेजा है जो संघ और भाजपा से ना हो? क्या कोई पार्टी अपने विरोधी को चुनकर भेजती है? डॉक्टर अंबेडकर उस समय कांग्रेस के स्पष्ट विरोधी थे। आप जानते हैं उन्होंने नागपुर में सत्याग्रह किया था, पुणे में सत्याग्रह किया था। हालांकि इन सत्याग्रहों का कोई खास असर नहीं हो पाया था, क्योंकि जैसा मैंने बताया जाफरलो के हवाले से कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो आधार था वो काफी सिमट गया था। उस समय जो दलित थे वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे। तो ऐसे में जब महाराष्ट्र विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व था ही नहीं तो वो कैसे चुने जाते? उनके विचार पूरी तरह से कांग्रेस से अलग थे उस जमाने में, तो कांग्रेस उनको कैसे चुनती? तो हुआ ये कि बंगाल में जहां मुस्लिम लीग का बहुमत था, वहां जोगेंद्रनाथ मंडल थे जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य भी थे। उनके सहयोग से बाबा साहब को पूर्वी बंगाल से, जो उस जमाने में पूर्वी बंगाल था, उससे चुना गया। उस जमाने में तो बंगाल एक ही था, उसका जो पूर्वी हिस्सा जो बाद में बांग्लादेश बन गया, वहां से चुना गया। अब जोगेंद्रनाथ मंडल जी को आप देखेंगे तो उनका भी किस्सा बड़ा मजेदार। वो मतलब मुस्लिम लीग के बेहद करीबी थे। एक जमाने में दलितों से उन्होंने आह्वान किया था कि वो कांग्रेस को नहीं मुस्लिम लीग को वोट दे। उसके बाद उनको कानून मंत्री बनाया गया जिन्ना के मंत्रिमंडल में, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। लेकिन जिन्ना के मरने के बाद वहां जो हालात हुए उससे वो इतना दुखी हो गए कि लौट कर फिर हिंदुस्तान आए। कभी उनके बारे में अलग से बात की जा सकती। तो खैर, जोगेंद्रनाथ मंडल की सहायता से बंगाल से बाबा साहब चुनकर विधानसभा में आए।
इस समय संविधान सभा के अंदर जब वो आते हैं, बल्कि उसके पहले ही जाफरलो ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया है, बल्कि इंटरेस्टिंग कमेंट कहूंगा, अच्छा तो मैं क्या कहूंगा, इंटरेस्टिंग कमेंट करूंगा। उसमें वो कहते हैं, अंबेडकर ने अंग्रेजों से मुंह फेर लिया और उच्च जातीय प्रभुत्व वाली कांग्रेस को ही अपनी सेवाएं देने का फैसला किया। 1942 में ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अगर हिंदू डिप्रेस्ड क्लासेस को पर्याप्त आश्वासन देते हैं तो वे उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, अन्यथा उनके साथ समझौते का कोई मतलब नहीं है। तो शर्तों के साथ उन्होंने 1942 में जो बात की थी, संविधान सभा में आने के बाद उनको मालूम था कि अगर मैं संविधान सभा से बाहर रहता हूं या कांग्रेस का विरोध करता हूं तो दलितों के लिए अधिकार हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने संविधान सभा के अंदर हम देखते हैं कि कांग्रेस के साथ सहयोग का फैसला किया। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जाफरलो ही देते हैं। 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि मैं आज इस बात से भली भांति अवगत हूं कि हम राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बंटे हुए हैं। हम परस्पर द्वंद्व में जूझ रहे खेमों का एक समूह है और मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि संभवतः मैं भी ऐसे ही एक खेमे का नेता हूं। परंतु महोदय, इस सब के बावजूद मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर समय और हालात मिले तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को एकजुट होने से नहीं रोक सकती। मुझे यह कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि अपनी सारी जातियों और पंथों के साथ किसी न किसी रूप में हम एकबद्ध जन होंगे। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन के बावजूद एक दिन मुसलमानों में भी विवेक का संचार होगा और वे भी यही सोचने लगेंगे कि उनके लिए एकजुट भारत ही बेहतर है। तो और इस पर टिप्पणी करते हैं जाफरलो कि अंबेडकर को इस लक्ष्य की ओर प्रेरित करना किसी जबरदस्त तख्ता पलट जैसी कामयाबी थी। अब 47 तक की ये मैत्री भाव चलता रहा। आप जानते हैं 47 में भारत का हो गया विभाजन। तो जो बांग्लादेश वाला बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल था, वो तो चला गया पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान चला गया बंगाल, तो जो बंगाल से सीटें आई थी संविधान सभा की, वो भी अपने आप हिंदुस्तान की संविधान सभा में खत्म हो गई। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो तो वहां की संविधान सभा में शामिल हो गए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर तो पाकिस्तान गए नहीं थे, वो तो हिंदुस्तान में थे, लेकिन चुन के आए थे उस इलाके से जो पाकिस्तान में चला गया है। तो इस तरह से उनकी जो मेंबरशिप थी वो खत्म हो गई थी। तो जब ये मेंबरशिप खत्म हो गई थी और दोबारा उन्हें संविधान सभा में आना था, तो मैं बता दूं, न तो हिंदू महासभा ने उसके लिए कोई कोशिश की, जिनके लोग, और जनसंघ ने, न तो जनसंघ ने कोई कोशिश की, जिनके लोग आज शोर मचा रहे हैं टीवी चैनल्स पर, यहां वहां सोशल मीडिया पर। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। अंततः बाबा साहब जब संविधान सभा में आए तो बॉम्बे प्रांत से चुनकर आए। और कैसे आए? डॉक्टर एमएल जयकर साहब थे, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पर कांग्रेस उन्हें चुनकर ले आई। यानी अंततः बाबा साहब जब कानून मंत्री बने हिंदुस्तान के, तो वो कांग्रेस के समर्थन से, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी, इन लोगों की कांग्रेस के समर्थन से बंबई से चुनकर आए थे, बंबई की विधानसभा से चुनकर आए थे। तो जब आप ये कहते हैं कि बाबा साहब तो बंगाल से चुनकर आए थे, तो ये एक सच है। लेकिन दूसरा सच ये है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो बंगाल का वो हिस्सा पाकिस्तान चला गया था, बाबा साहब की मेंबरशिप खत्म हो गई थी। तो उस समय कांग्रेस के सहयोग से, मैं फिर दोहरा दूं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद वाली कांग्रेस के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई विधानसभा से उस सीट से चुनकर आए जिस सीट से कांग्रेस के एक नेता डॉक्टर एमएल जयकर ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद का जो किस्सा है वो आप जानते हैं कि
सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर यह तय किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया जाएगा। और जाफरलो इस पर टिप्पणी करते हैं कि निसंदेह बाबा साहब को देश का पहला कानून मंत्री बनाने का यह फैसला महात्मा गांधी के दबाव में किया गया था। तो मित्रों, यह है तथ्य। मैं ये नहीं कहता कि अंबेडकर, नेहरू, गांधी, पटेल सारे हर मुद्दे पर सहमत थे। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी के आलोचक नहीं थे। मैं ये भी नहीं कहता कि गांधी डॉक्टर अंबेडकर के आलोचक नहीं थे। आलोचनाएं थी, असहमतियां थी। बाबा साहब का स्पष्ट पक्ष था जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे कि दलितों को भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर अधिक से अधिक अधिकार मिले। और इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के स्टेप उठाए। गांधी का अपना स्टैंड था, कई मामलों में नेहरू का अपना स्टैंड था। लेकिन इनके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी एक साझा सपना, देश को समतामूलक समाज की तरफ ले जाना, एक दूसरे के लिए सम्मान और अपने निजी हित से आगे बढ़कर सार्वजनिक हित को, गरीब, दलित, दमित जनता के हित को महत्व देना। इस पूरे पॉलिमिक्स को, इनके बीच में जो पॉलिटिकल विवाद है, जब व्यक्तियों के विवाद के रूप में हम पढ़ेंगे तो हमेशा गलत जगह पहुंचेंगे। जब विचारों के विवाद के रूप में पढ़ेंगे, जब हम ऐसे समझेंगे कि ये सब देश का भला करना चाहते थे, लेकिन सबको लगता था कि अलग अलग रास्ता देश का भला करने के लिए सही होगा, इसलिए वो अपने अपने रास्ते के पक्ष में लड़ रहे थे। इसको ऐसे समझिए कि चार दोस्त बैठे हैं, उनको कहीं जाना है। एक कह रहा है ये वाला शॉर्टकट सही होगा, दूसरा कह रहा है कि वो वाला शॉर्टकट सही होगा। जाना सबको एक ही जगह है। तो ये जो सारे हमारे महान नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष बोस हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे बादशाह खान हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, इन सबका गंतव्य एक ही था, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक जाति, धर्म, इन सारी चीजों से परे सर उठाकर जी सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पर बात करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।